आज मैं आप लोगों के सामने रेप के मुतालिक एक एनालिसिस पेश करने जा रहा हूं, जो न्यूज़ के ज़रिया किस तरह हम लोगों को पेश किया जा रहा है। न्यूज़ एक्चुअल में चाहे स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जिसका जिस तरह का रुझानियत है, अगर उसका रुझानियत बीजेपी माइंडेड है तो बीजेपी के हिसाब से वो न्यूज़ को पेश कर रहा है। अगर वो उसका माइंड टीएमसी का है तो टीएमसी के हिसाब से उस न्यूज़ को पेश कर रहा है। क्योंकि आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो ये केस है, वो केस है 9 अगस्त 2024 का, और ये अभी रिसेंट है। आज का डेट जो है वो है 23 अगस्त। तो आज से 7-8 दिन पहले की केस है, 8-10 दिन हो गया है इस केस के लिए। तो इस केस में जिस तरह का मतलब न्यूज़ को बना के पेश किया जा रहा है, आप इस न्यूज़ को समझिए। कोलकाता रेप केस में सामने आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई है जो अब तक कई लोगों को नहीं पता, और यह घिनौना सत्य पूरे देश और स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 8 अगस्त का यह रेप और मर्डर केस तो इंडिया भर में काफी हाईलाइट हुआ, लेकिन उससे भी कड़वी दबाई गई सच्चाई यह है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी गिरी हुई हरकत कोई पहली बार नहीं हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऐसी 6 और मौतें हो चुकी है, जो भी हॉस्पिटल ने इसी केस की ही तरह सुइसाइड बोल के दबाने की कोशिश की थी। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। विक्टिम के फादर का यह सीधा आरोप है कि यह पूरा क्राइम सेमिनार रूम में तो हुआ ही नहीं था। मर्डर करने के बाद बॉडी को बस वहां पर रख दिया गया था, और जितनी भी कहानी आपको न्यूज मीडिया में सुनने के मिल रही है, ये सारी की सारी आपको असली क्राइम से भटकाने की कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन सिर्फ उस रेपिस्ट पे डालने की कोशिश कर रही है, जबकि आरजी कर हॉस्पिटल का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। ये डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर और कई सारे डॉक्टर्स ने लगाया। नाउ दिस इज जस्ट इनसेन। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट चलता था, वहां पर इलीगल ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी, और तो और वहां पर बहुत ही ट्विस्टेड किस्म की पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की शूटिंग तक होती थी, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि विक्टिम को हॉस्पिटल के ये सारे इलीगल धंधों के बारे में पता चल गया, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। एलिगेशंस तो ये भी लग रहे हैं कि दरअसल संजय रॉय मेन कल्प्रिट है ही नहीं, ये तो बस सिर्फ एक बलि का बकरा है, जिसे हलाल होने के लिए आगे कर दिया गया ताकि कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। और फिर आरजी कर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, संदीप घोष, इन पर भी शक की सुई लटकी हुई है, क्योंकि इस केस के बस 3 दिन बाद इन्होंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद ही उन्हें पास ही के एक दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की जॉब भी मिल गई। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। आज पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लोग उन्हें रेजिग्नेशन डालने के लिए तक कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास है, और ये सब कारनामा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली विक्टिम के साथ हुआ क्या था? कौन है इसके पीछे का मेन कल्प्रिट? क्या वाकई में हॉस्पिटल जिम्मेदार है? क्या वाकई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने इलीगल धंधे चालू थे? और अंत में क्या ममता बनर्जी एक औरत होकर एक लड़की के साथ हुए इतने घिनौने अपराध को सिर्फ अपने सत्ता बचाने के लिए दबाने की कोशिश कर रही है? आई नो सभी के मन में बहुत सारे सवाल है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया में आप देखोगे तो बहुत सारी थियरीज और हाइपोथेसिस बन रहे हैं। कई तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो कि सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है। बट असली सच्चाई क्या है? वेल फ्रेंड्स, आज मैंने और मेरी टीम ने इन सारे एलिगेशंस पर डिटेल में रिसर्च किया है। इस कहानी में जितने भी किरदार इन्वॉल्व है ना, उन सबके पास्ट को स्टडी करके मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स रखने वाला हूं जो ये क्लियर कर देगा कि कोलकाता रेप केस ये कोई इकलौता क्राइम नहीं है, बल्कि ये उस हॉस्पिटल में चल रहे एक बड़े क्राइम के नेक्सस का सिर्फ और सिर्फ एक केस है। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पत्ते खोलेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, 8 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स की रेसिडेंट पीजी डॉक्टर की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था, उनके दोनों पैर राइट एंगल्स पर थे, उनका कॉलर बोन तक टूट चुका था, और बॉडी और फेस पर बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। 9 अगस्त की सुबह उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल जाता है
कहकर कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। यस, जिस बॉडी को देखते ही कोई भी एक झटके में बोल देगा ये क्लियर कट मर्डर है और रेप केस है, उसे हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। We want justice, whatever, however it is, enough is enough. और अंत में संजय रॉय नाम के इस बंदे को पकड़ा गया, जिसने फिर एक झटके में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया है, और उसने ये तक बोल दिया कि मुझे फांसी की सजा भी दे दो, मुझे चलेगा। अब यहां तक ये कहानी सुनकर आपको इसमें कुछ थोड़ा तो फिशी नहीं लग रहा क्या? अब हालांकि सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि ये केस आरजी कर हॉस्पिटल में कोई पहला केस नहीं है। इसके पहले भी इसी हॉस्पिटल में 6 और लोगों की बॉडीज ऐसे ही बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशंस में पाई गई। इस न्यूज़ को एक्चुअल में क्या कर रहा है सब, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से, सियासत के हिसाब से पेश कर रहा है। नमस्कार, मैं श्रेया शिकार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 8 अगस्त की खौफनाक रात, जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अभया जिस सेमिनार हॉल में सो रही थी, उस सेमिनार हॉल में कुछ उसने ऐसा किया जिसने भी सुना वो भावुक हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सवाल यह है कि उस रात उसे क्या आभास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच चल रही है, जांच एजेंसी 64 घंटे की पूछताछ पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की रोकने में असमर्थता पर ममता सरकार को लताड़ लगाई है और एफआईआर करीब 12 घंटे बाद दर्ज करवाने के लिए अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी फटकार लगाई। वहीं आज पुलिस के सामने संदीप घोष की पेशी होनी है। इस बीच केस में एक नया पहलू सामने आया है। कोलकाता की अभया बहादुर थी, वो निडर थी, उसने एक बार फिर देश की आत्मा को झकझोर दिया है। जाते जाते बहादुरी से लड़ती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब खुलासा हुआ कि जब उसके साथ दरिंदगी हुई, उसे पहले पीटा गया, उसके पैर चीर दिए गए। जब वो अधमरी हो गई तब उसके साथ बर्बरता की गई, लेकिन बावजूद इसके अभया लड़ती रही, आखिरी सांस तक लड़ती रही। और फिर जब हार गई तो ऐसी हारी कि उसकी जीत के लिए पूरा देश सड़कों पर है। अभया सोने से पहले सेमिनार हॉल में अकेले लेटी थी। उसकी आदत थी लिखने की। वो अक्सर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल डायरी में लिखा करती थी। उस दिन भी उसने डायरी में लिखा आखिरी संदेश अपने माँ बाप का, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में वारदात की जगह से पुलिस को एक डायरी मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डायरी के ठीक बगल में उसी डायरी का एक पन्ना खुला पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। डायरी के साथ ही उस पन्ने को भी कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में जब्त कर लिया है। लेकिन उस पन्ने पर आखिर लिखा क्या था? इससे पहले जो सबसे जो बहुत न्यूज़ में चर्चा में रहा, वो था निर्भया रेप एंड मर्डर केस, जो 2012 में दिल्ली में हुआ था। उसमें भी बहुत सियासत हुआ था, बहुत सियासत। और दूसरा हुआ गुजरात में 2002 में बिल्किस बानो रेप केस। ये जो 2002 में रेप केस हुआ था, इसमें बीएचपी का बहुत सारा लीडर भी शामिल था। तो इस रेप केस में क्या हुआ, इंसाफ के नाम पर 15-16 साल के बाद क्या मिलता है इंसाफ के नाम पर, यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। The NCW has said about the Bilkis Bano case, where the gang rapists of Bilkis Bano, the murderers of a 3-year-old child, the murderers of 14 others, which included, mind you viewers, a 1-month-old baby as well. Remission of sentence was given to them under the remission policy by the Gujarat government. Many were appalled, shocked. We continue to be, many of us. But a lot of us have been constantly looking at the National Commission of Women to possibly step in and maybe suo moto take cognizance and possibly appeal to the Supreme Court, appeal to the centre to revoke the remission of Bilkis Bano. So has the NCW said anything at all? Nothing. Complete silence. It's been 9 days since the convicts of the Bilkis Bano case walked out free. But were we expecting the NCW to say anything? I wasn't. उसके बाद 2018 में 17 जनवरी 2018 में आसिफा नाम की एक लड़की है, 9 साल की बच्ची, जो जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिला में रहती है, उसको 7 दिन तक रखा जाता है देवी स्थान में। और उसका जो मेन ऑर्गेनाइज़र होता है, जो ये होता है निगराह करता, उनके निगरानी में उस लड़की को उसी देवी स्थान में रखा जाता है 7 दिन तक। और 8 लोग बारी बारी उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद सबूत मिटाने के गर्ज से पुलिस का मदद लिया जाता है। तो वो पुलिस वाला कहता है कि पहले हम भी उसको रेप कर लेते, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप और हत्या के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा फैला हुआ है। बकरवाल समुदाय की इस बच्ची का अपहरण, बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आसिफा ये बच्ची इस साल 10 जनवरी को गुमशुदा हुई थी। उसके पिता ने आसिफा को 2 दिनों तक उसे हर जगह पर ढूंढा और आखिर में थक हार कर 12 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची घोड़े का चारा लेने के लिए जंगल गई थी, लेकिन फिर लौटी ही नहीं। पुलिस को 17 जनवरी के दिन कठुआ के ही रासना गाँव के पास एक जंगलों में बुरी हालत में बच्ची की लाश मिली। पुलिस ने लाश बरामद कर उसे मेडिकल के लिए भेजा, जिसमें पता चला कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया, लेकिन तब स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 3 महीने पुराने इस प्रकरण में खुलासे में आया कि बकरवाल समुदाय के एक 8 साल की मासूम के साथ एक सप्ताह तक नशे की हालत में सामूहिक बलात्कार किया गया था। अपनी हवस मिटाने के बाद आरोपियों ने उसके सिर को पत्थर से कूटकर उसकी हत्या कर दी थी। जबकि इस पूरे केस में की एक जगह की तस्वीरें पेश है। सबसे पहली तस्वीर है कठुआ की निर्भया के घर की। कठुआ के रसाना इलाके में बना ये घर बच्ची के मामा यूसुफ का है। बच्ची इसी घर में रहती थी। ये तस्वीर है साजीराम के घर की, जिसे क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस के मुख्य आरोपी करार दिया है। बता दें कि साजीराम राजस्व विभाग में बतौर जिलादार काम करता था। ये तस्वीर है उस देवस्थान की, जहाँ क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्राइम ब्रांच की ओर से पेश की गई चार्जशीट में भी इसी स्थान का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि यदि देवस्थान में बच्ची को रखा गया था तो क्या वहाँ से मल मूत्र नहीं मिले। ये वही जगह है जहाँ कठुआ की निर्भया का शव बरामद हुआ था। उसके घर से महज कुछ दूरी पर ही ये स्थान है। मामले में आरोपी साजीराम की बेटी मोनिका शर्मा के अनुसार उसके परिजनों को बेवजह फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि बच्ची को रास्ते पर ही क्यों फेंका, उसे दफनाया या जलाया भी जा सकता था। बच्ची के घर के पास शव फेंकने का कोई तुक नहीं बनता है। इस मामले को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार ने ये केस क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया। क्राइम ब्रांच ने 9 अप्रैल को इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ 18 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस चार्जशीट में बताया गया है कि नाबालिग आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया और फिर 11 जनवरी को उसने मेरठ में पढ़ाई कर रहे अपने साथी आरोपी विशाल जंगोत्रा की इस बारे में बताया और कहा कि मजे लेना है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इसके अगले दिन 12 जनवरी को विशाल रासना गांव यहाँ पहुँच गया। इस दौरान आरोपियों ने बच्ची को नशे की गोलियां देकर एक मंदिर में बंधक बना रखा था। उन लोगों ने हफ्ते भर तक उस बच्ची का कई बार रेप किया। इस चार्जशीट में एक पुलिसकर्मी को बेहद शर्मसार करने वाली बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने की योजना बनाई जा रही थी। इस बीच आरोपियों ने अपने साथी पुलिसकर्मी दीपक खजूरिया से संपर्क किया, जिसने उनसे कहा कि बच्ची को मारने से पहले एक बार उसे भी रेप करने दो। इसके बाद उस पुलिस वाले ने भी उन सभी लोगों के साथ मिलकर लड़की से बलात्कार किया। फिर आरोपियों ने पत्थरों से उस बच्ची का सिर कुचला और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। ये तो हालात। उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश के बाद उसे गिरफ्तार करती है तो तिरंगा लेके लोग निकल जाते हैं बाहर, जिसको न्यूज़ में भी दिखाया गया था। यानी एक रेपिस्ट और जो मेन विक्टिम उसके हिमायत में लोग निकलते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो लड़की मुसलमान है। क्यों? उसकी दर्द नहीं है, उसके अंदर दर्द नहीं हुआ, उसको परेशानी नहीं हुई, उसकी ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन क्या है कि वो मुसलमान बच्ची थी, इसलिए उसके खिलाफ जितना प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जिस तरह का होना चाहिए था, मतलब एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल के एक साथ अगर आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है कि जितना केस हिंदुस्तान में रेप एंड मर्डर का हो रहा है शायद उसमें कमी आती, या हो सकता बहुत कम होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें जितना भी रेप एंड मर्डर होता है, जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो केस है, इसमें भी सियासत बहुत हो रहा है। टीएमसी बीजेपी कुछ कह रहा है, टीएमसी कुछ कह रहा है। अरे भैया, आप ये देखिए कि उसमें गुनहगार कौन है, तलाश कीजिए, प्रेशर डालिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है, स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल करने के बाद जो हकीकत में उसके साथ जो दरिंदगी किया है उसकी तह तक पहुँचिए और मुजरिम को सज़ा दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। ये हुआ मेन काम। लेकिन क्या इंसाफ, हकीकत में जितना भी मर्डर हुआ है आज तक का इंसाफ कैसा मिलता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम और आप लोग जानते भी हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठ के अगर रेप एंड बलात्कार के केस को या किसी भी तरह का केस को अगर जात और धर्म के चश्मा से पहन के देखेंगे और सियासत के चश्मा से पहन के देखेंगे, कि बीजेपी अपने चश्मा से देखें और टीएमसी अपने चश्मा से देखें, तब एक चीज़ जान के चलिए कि कभी भी इंसाफ, जो सही इंसाफ है, वो मिल ही नहीं सकता है, इंसाफ होगा ही नहीं। और इसी के वजह कर, इस तरह की सोच के वजह से आप लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारा न्यूज़ चैनल को भी एडिट करके डाल रहा हूँ, मतलब डाल दे रहा हूँ पूरा न्यूज़, ताकि आप उस न्यूज़ को देखें, 2-3 न्यूज़ को।
और उसके बाद आप ये तय कीजिए कि हकीकत में जो रेप एंड मर्डर के बाद जो सियासत होता है वो किस तरह का गंदा सियासत होता है। क्योंकि जो बच्चा खोता है, जिसकी मतलब जिसका औलाद जाता है ना, उसका गम वही समझ सकता है, उसी को मालूम है कि वो क्या खोया है। क्योंकि एक इंसान बच्चा को पैदा होता, पैदा के बाद परवरिश करके 31 साल तक उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया, एक डॉक्टर बनाया, उसके बाद उसके पास ये खबर जाता है कि उसकी मर्डर हो गया, रेप करके मर्डर कर दिया गया है। आप सोचिए वो माँ बाप के ऊपर कैसा गुजरता है, क्या गुजर रहा होगा, किस तरह का उन लोगों के दिमाग पर असर किया होगा। इस चीज़ को महसूस कीजिए, और ये महसूस तभी होगा जब आप इसको जजमेंट के निगाह से देखेंगे कि नहीं, इसके साथ जस्टिस होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तभी आप लोगों को ये सोच अगर आ जाए हर इंसान के अंदर कि नहीं, हम लोग अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, किसी के हिमायत में आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, और अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे तो उसको सज़ा दिलाएंगे। ये अगर सोच होगी तभी इंसाफ सही होगा, और सही मायनों में इस तरह का केस जो होता है रेप एंड बलात्कार का और मर्डर का, इंशाअल्लाह कम होगा। और दूसरी बात यह है, इसके ऊपर बहुत सख्त कानून भी होनी चाहिए। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि एक बार इंसान इस तरह का गुनाह करने से 100 बार सोचें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा हो। रेप एंड बलात्कार जो करता है उसको मौत के अलावा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसको कोई भी हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, किसी नेता हो या कोई मिनिस्टर का बच्चा हो या कोई भी हो, अगर इंसाफ करना है तो सब कुछ को अलग करके बिल्कुल इंसाफ के चश्मे से देखें, और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा दें, यानी मौत की सज़ा दें। अगर मौत का सज़ा मिलने लगे तो उम्मीद है कि इस तरह का केस और नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है।